हेलो डियर स्टूडेंट्स, अक्षय एजुकेशन के ई लर्निंग प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत है। आज हम शुरू करते हैं टू डायमेंशनल मोशन। द्विविमीय गति या स्पेशली इसमें अपने जो द्विविमीय गति में केस है वो है प्रक्षेप्य गतियां। देखिए इसमें जैसे पहले हमने ये देखा कि पार्टिकल का विस्थापन या वेग एट ए टाइम केवल एक ही अक्ष में होता है। द्विविमीय गति में कंडीशन कुछ इस टाइप से रहती है, जैसे मान लीजिए अपने पास ये कोई कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम है, ये एक्स एक्सिस है और ये वाई एक्सिस है। आपने एक कण को थीटा एंगल बनाते हुए इधर यू वेलोसिटी से प्रोजेक्ट कर दिया, ये एंगल थीटा बनाते हुए फेंका। अच्छा, ये थीटा जो है ये ना ही तो 0 डिग्री होना चाहिए और ना ही थीटा की वैल्यू 90 डिग्री होनी चाहिए। अगर ये दोनों केसेज रहे तो 0 डिग्री का मतलब वो केवल एक्स एक्सिस पे चलेगा और 90 डिग्री का मतलब वो वाई एक्सिस पे चलेगा। तो वो एक पर्टिकुलर एक विमीय गतियों के एग्जाम्पल हो जाएंगे। इसमें हम थीटा कोई भी न्यून कोण लेके फेंकते हैं। तो आपने जनरल लाइफ में ये ऑब्जर्व किया होगा कि जब हम किसी कण को ऐसे फेंकते हैं तो वो एक इस टाइप का पथ बनाते हुए यहां आके गिर जाएगा। सबसे पहला क्वेश्चन तो इसकी पथ की इक्वेशन में से ही पूछ लिया जाता है। ये जो गति का पथ आता है ये किस प्रकार का पथ रहता है। तो ये आपको ये ध्यान रखना है, जब हम किसी भी कण को ऐसे थीटा एंगल पे फेंकते हैं तो ये गति का पथ परवलय आता है, पैराबोला। और नो डाउट हम ये इक्वेशन से भी वेरीफाई करेंगे। अब देखिए, अगर मैं इस गति को दोनों अक्षों पर पृथक पृथक ऑब्जर्व करना चाहूं तो मैंने इस u के दो घटक बना दिए। और किसी भी सदिश का घटक कैसे बनाते हैं, जिधर थीटा एंगल होता है उस तरफ कंपोनेंट बनता है u cos थीटा और दूसरी तरफ लंबवत घटक बन जाएगा इसका u sin थीटा। अब ये गति मैं दोनों अक्षों पे अलग अलग ऑब्जर्व कर रहा हूं। तो आप यहां पे देख रहे हैं ये जो u cos थीटा वेलोसिटी है ये तो हो गई एक्स एक्सिस पे प्रारंभिक वेग, और ये u sin थीटा ये y एक्सिस का प्रारंभिक वेग हो गया। यानी अगर आप अलग अलग गति ऑब्जर्व करना चाह रहे हो कि कण x एक्सिस में कैसे चल रहा है और y एक्सिस में क्यों जा रहा है, तो अपने को क्लियरली समझ में आ रहा है कि ये जो u cos थीटा वेलोसिटी बनी हुई है इसकी वजह से तो पार्टिकल x डायरेक्शन में चल रहा है और ये u sin थीटा वेलोसिटी इसको y डायरेक्शन में चला रही है। अच्छा, अगर हम इसी केस में त्वरण की बात करें तो देखिए इस तरफ तो हमने कोई त्वरण दिया नहीं है, कोई सेपरेट एक्सेलरेशन है नहीं, इसलिए एक्स डायमेंशन का जो त्वरण होगा वो तो इस पूरी गति में 0 रहेगा। लेकिन वाई डायरेक्शन में, ये देखिए वाई डायरेक्शन में ये जी एक्सेलरेशन काम करेगा और आप इसकी दिशा देख सकते हैं जी कैसे होगा, परपेंडिकुलर डाउनवर्ड, लंबवत नीचे की ओर। अगर इस दिशा में त्वरण 0 है तो इसका मतलब ये हुआ क्या कि ये जो u cos थीटा वेलोसिटी है ये किसी भी पॉइंट पे आप अगर चेक करोगे तो आपको कांस्टेंट मिलेगी, नियत मिलेगी। लेकिन इस दिशा में चूंकि त्वरण है तो ये वाली वेलोसिटी अपने को कैसी मिलेगी, परिवर्ती टाइप की वेलोसिटी मिलेगी। जैसे एक बिल्कुल सिंपल सा आपसे मैं क्वेश्चन पूछूं कि निम्न में से प्रक्षेप्य गति में, प्रक्षेप्य गति में नियत राशि नहीं है, नियत राशि नहीं है, मतलब कांस्टेंट कौन सी नहीं है इसमें से। देखिए आपको मैंने बोला क्षैतिज वेग,
क्या ये कांस्टेंट है या नहीं है। सेकंड मैंने आपसे कहा ऊर्ध्वाधर वेग, ये कांस्टेंट है या नहीं है। थर्ड मैं आपसे बोल रहा हूं क्षैतिज संवेग, क्षैतिज संवेग। और ऐसे ही एक चौथी राशि आपको दे रखी है ऊर्ध्वाधर त्वरण, ऊर्ध्वाधर त्वरण। आपको इन ऑप्शंस में से वो राशि सेलेक्ट करनी है जो इस प्रक्षेप्य गति में कांस्टेंट नहीं चलेगी। देखिए अभी अपन ने ये देखा कि एक्स डायमेंशन में चूंकि कोई त्वरण नहीं है, तो एक्स डायरेक्शन का जो वेग आएगा, क्षैतिज वेग आएगा, वो नियत आएगा। क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर तो जानते ही होंगे, ये जो डायरेक्शन है एक्स एक्सिस, इसको तो हम बोलते हैं क्षैतिज दिशा, और वाई डायरेक्शन जो होती है इसको हम बोलते हैं ऊर्ध्वाधर दिशा। तो आपसे क्वेश्चन ये पूछा हुआ है नियत कौन सी राशि नहीं है, तो देखिए क्षैतिज वेग तो कांस्टेंट चलेगा, और ऊर्ध्वाधर दिशा में यहाँ पे त्वरण है, तो त्वरण का काम ही यही होता है वेग में परिवर्तन करवाना। इसका मतलब ये वाली क्वांटिटी चेंज होगी, है ना। थर्ड संवेग। अब संवेग कहते किसको है, रेखिक संवेग P डिफाइन किया जाता है मास मल्टीप्लाई विद वेलोसिटी। कौन से डायरेक्शन का पूछा हुआ है आपसे, क्षैतिज दिशा का, तो क्षैतिज दिशा में वेग Vx ये कांस्टेंट चलेगा, और द्रव्यमान में कोई परिवर्तन वैसे भी नहीं होता। तो जब क्षैतिज दिशा का वेग नियत है तो संवेग भी कैसे रहेगा, कांस्टेंट रहेगा। फोर्थ ऑप्शन बोला हुआ है ऊर्ध्वाधर दिशा का त्वरण। तो ऊर्ध्वाधर दिशा में आप बिल्कुल क्लियरली ऑब्जर्व कर रहे हो, चाहे पार्टिकल कहीं पर भी रहे, इसका त्वरण हमेशा क्या रहेगा, जी रहेगा, यानी ये वाली राशि भी कांस्टेंट है। तो अपना आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन अपना आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए, अगर हम इनके लिए इक्वेशंस की बात करें, तो मैंने एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन को सेपरेटली ऑब्जर्व किया कि एक्स दिशा में किस प्रकार से गति हो रही है और वाई दिशा में गति किस प्रकार से हो रही है। तो हमने ये ऑब्जर्व किया कि एक्स दिशा में प्रारंभिक वेग आ रहा है u cos थीटा, और ये प्रत्येक बिंदु पर नियत चलेगा। लेकिन y डायरेक्शन का जो वेग है वो बनेगा u sin थीटा, और ये परिवर्ती होगा क्योंकि इस दिशा में त्वरण है। इधर अगर हम एक्सेलरेशन की बात करें, त्वरण की बात करें, तो ये 0 है, और यहां पे अगर एक्सेलरेशन की बात की जाए तो ये गुरुत्वीय त्वरण है। अगर इस दिशा में x डायरेक्शन में किसी भी t समय पर आपको विस्थापन चेक करना है x दिशा का, तो आप कैसे चेक करेंगे, विस्थापन चेक करने के लिए गति की दूसरी समीकरण अप्लाई करेंगे। तो दूसरी सेकंड इक्वेशन ये बन गई क्या, s इज इक्वल्स टू ut, u कितना, u cos थीटा इनटू टाइम, और बाद में जो एक्सेलरेशन वाला पद आता है हाफ at², वो टर्म 0 बन जाएगी। तो x डायरेक्शन में कभी भी किसी टाइम पर विस्थापन कण का ये रहेगा। और ऐसे ही अगर आप y डायमेंशन में चेक करते हैं तो देखिए y डायमेंशन में वैल्यू अपने को कुछ इस टाइप से मिलेगी, u sin थीटा इंटू टी माइनस हाफ gt²। ये मैंने गति की दूसरी समीकरण लगाई है। और नेगेटिव साइन यहां पे क्यों यूज में लिया है, क्योंकि y डायमेंशन में देखिए u sin थीटा वेलोसिटी अपवर्ड बनी हुई है, ऊपर की तरफ बनी हुई है, लेकिन g नीचे की तरफ लग रहा है, तो एक दूसरे के विपरीत दिशा में है, इसलिए मैंने वहां पे नेगेटिव साइन यूज में लिया है। अब मैं ये वेरीफाई करना चाह रहा हूं कि पथ की समीकरण परवलय ही आएगी क्या। तो देखिए कभी भी आपको अगर पथ की समीकरण बनानी है, पथ की समीकरण जाननी हो, तो आप y व x में संबंध स्थापित कर लीजिए, और इस संबंध के बेसिस पर हम पथ की समीकरण लाते हैं। देखिए संबंध कौन कौन से हो सकते हैं अपने पास, और ये चेक कैसे किया जाए कि वो पथ सरल रेखा बनेगी, परवलय बनेगा, अति परवलय बनेगा।
अगर आपके पास y में कुछ इस टाइप की समीकरण बन रही है, y इज इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी, y और x में अगर ऐसा संबंध आ रहा है तो ये सरल रेखिक पथ को निरूपित करता है। ये कौन सा पथ हो जाएगा? सरल रेखा। देखिए सरल रेखा पथ को चेक करने का एक सिंपल सा मेथड है, y और x दोनों की घातें +1 होनी चाहिए, और मैं वर्ड यूज में ले रहा हूं +1, -1 भी नहीं चलेगी। अगर कुछ इस टाइप की समीकरण आ रही है, वाई स्क्वेयर प्रोपोर्शनल एक्स या एक्स स्क्वेयर प्रोपोर्शनल वाई, ऐसी कोई समीकरण बन रही है, कहने का मतलब एक चर तो द्विघात में हो और दूसरा चर सिंगल पावर में हो, तो ये जो गति के पथ होते हैं ये इंडिकेट करते हैं परवलय समीकरण को। और ऐसे ही अगर इस टाइप का समीकरण मिले आपको, एक्स स्क्वेयर प्लस वाई स्क्वेयर इज इक्वल्स टू एनी कॉन्स्टेंट स्क्वेयर, एक्स स्क्वेयर और वाई स्क्वेयर का योगफल किसी नियतांक के बराबर आए, तो ये समीकरण डिनोट करेगी वर्त को। और ऐसे ही अगर इनके डिवीजन में कुछ इस टाइप के पद आए, एक्स स्क्वेयर अपॉन ए स्क्वेयर वाई स्क्वेयर अपॉन बी स्क्वेयर इज इक्वल्स टू 1, तो ये निरूपित करती है दीर्घवर्त को। मतलब ए और बी इक्वल नहीं होने चाहिए, अगर ए और बी इक्वल होंगे तो ये बराबर के इधर जाके एक ही कांस्टेंट मान लिया जाएगा और वो समीकरण किसको निरूपित करने लग जाएगी? वर्त को निरूपित करने लग जाएगी। इनके डिवीजन में अलग अलग पद होने चाहिए। अब देखिए यहां पे अगर हम पद की समीकरण बनाना चाहें तो अपने पास 3 अज्ञात राशियां हैं या 3 तरह के चर है, एक्स, वाई और टी। एक चीज ध्यान रखना, ये जो यू कॉस थीटा यू साइन थीटा है ये चर राशियां नहीं है, वेरिएबल्स नहीं है। आपने एक बार कण को फेंक दिया यू वेलोसिटी से थीटा एंगल पे तो वो फिक्स हो चुका कि मैंने 60 डिग्री पे फेंका है 10 मीटर पर सेकंड की स्पीड से, तो ये कांस्टेंट टाइप की क्वांटिटी है। अब गति में बदलेगा कौन? जैसे जैसे कण गतिशील होगा या तो कण का समय बदलेगा, और समय के अनुसार ये जो y विस्थापन और x विस्थापन है ये चेंज होते जाएंगे। तो जब आप यहां से t की वैल्यू उस समीकरण में पुट करेंगे तो देखिए आपको कुछ एक इस टाइप की समीकरण मिल रही होगी, y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। ये तिर्यक प्रक्षेप्य के लिए जो हम ऐसे थीटा एंगल पे फेंक रहे हैं तिर्यक प्रक्षेप्य है, इसके लिए परवलय पथ की स्टैंडर्ड इक्वेशन आती है ये, और ये इक्वेशन याद रखनी है क्योंकि कई बार आपको समीकरण देके और फिर प्रक्षेपण कोण और प्रारंभिक वेग पूछ लिया जाता है कि बताइए इस समीकरण में। अब देखिए ये परवलय कैसे हुआ, ये पथ परवलय को कैसे इंडिकेट कर रहा है। अभी हमने परवलयाकार पथ की विशेषता देखी थी कि एक चर तो सिंगल घात में आएगा, एक ही घात आएगी, तो y की देखिए यहां पे सिंगल पावर बनी हुई है, जबकि x की मैक्सिमम पावर, हमेशा किसी भी चर की जो पावर चेक की जाती है वो मैक्सिमम वाली चेक की जाती है। तो x की पावर कितनी है? 2 है, x द्विघात में है, तो x तो द्विघात में हो गया और y सिंगल पावर में है, तो ये कैसी समीकरण बन गई? परवलयाकार पथ की समीकरण बन गई। तो अब आपको ध्यान रखना है प्रक्षेप्य गति कौन से पथ में होगी? ये हमेशा परवलय पथ में होगी, और इसके लिए स्टैंडर्ड इक्वेशन बनती है y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस, ये वाला पद याद करना है, जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। अब देखिए हम पथ पर बेस कुछ क्वेश्चंस करके देख लेते हैं। जैसे मान लीजिए मैं आपको बिल्कुल सिंपल एक कण के विस्थापन बता रहा हूं, एक कण के विस्थापन, एक कण के विस्थापन निम्नानुसार है, निम्नानुसार है, तो पथ बताइए।
अब एक ही साथ अपन सारे पथों के क्वेश्चन कर रहे हैं, देखना है ना। देखिए मान लीजिए पहला क्वेश्चन है, आपको x की वैल्यू दे रखी है 80 और y विस्थापन समय के साथ इस टाइप से चेंज हो रहा है bt। तो ये कण कैसे पथ में गति कर रहा है। अब पथ के लिए अभी हमने कंसेप्ट सीखा कि y और x के बीच में संबंध स्थापित कर लो, वही एक्चुअल में पथ को निरूपित करेगा। इस t को एलिमिनेट कर दो, t को यहां समीकरणों से हटा दो। तो t को हटाने का तरीका देखिए, अपने पास ये हो सकता है क्या, मैंने पहली समीकरण से t की वैल्यू फाइंड की, ये आ जाएगी x डिवाइडेड बाई a। पहली समीकरण से t का मान ज्ञात कर लिया, x डिवाइडेड बाई a आ जाएगा। और वो जब आप ले जाके दूसरी समीकरण में पुट करेंगे तो कुछ इक्वेशन इस टाइप की बन रही है क्या, ये देखिए ये y और x में संबंध आ गया। अब ये कैसे पथ में गति कर रहा है, तो ये जो समीकरण बन रही है इसमें y की घात भी 1 है, x की घात भी 1 है, और जिनमें दोनों की घातें +1 आती है वो हमेशा सरल रेखा को इंडिकेट करता है। इसका मतलब ये हुआ कि अगर विस्थापन इस टाइप से चेंज हो रहा है x और y दिशा में, तो ये कण कैसे चल रहा है, सरल रेखा में चल रहा है। सेकंड इक्वेशन देखना, देखिए इसमें आइडेंटिफाई करना x इज इक्वल्स टू 80, y इज इक्वल्स टू bt स्क्वेयर। इसमें गति का पथ कैसा बनेगा, एक बार जैसे आप वीडियो को पॉज करके खुद ट्राई कीजिए और फिर वेरीफाई कीजिए। देखना यहां पर जो समीकरण दे रखी है सेम मेथड अप्लाई करना है। t की वैल्यू यहां से पहले फाइंड कर लो, तो यहां से जब आपने t की वैल्यू फाइंड की होगी तो ये आ जाएगी x डिवाइडेड बाई a। t की वैल्यू x डिवाइडेड बाई a आ जाएगी। ये जब आप दूसरे समीकरण में पुट करेंगे तो y की वैल्यू देखना कुछ इस टाइप से बन रही है क्या, x स्क्वेयर। यहां सेकंड इक्वेशन में जब पुट करेंगे तो यहां t की वैल्यू का होल स्क्वायर होगा, तो t की वैल्यू का होल स्क्वायर x स्क्वायर डिवाइडेड बाई a स्क्वायर हो जाएगा। अब वो समीकरण नोटिस कीजिए वो किस टाइप का पथ बना, तो क्लियरली नजर आ रहा है y की सिंगल पावर है, x की डबल पावर है, तो ये पथ कैसा हो गया, ये पथ परवलय हो जाएगा। ऐसे ही जैसे मान लीजिए एक कण इस टाइप से चल रहा है, x इज इक्वल्स टू a साइन ओमेगा टी एंड y इज इक्वल्स टू a कॉस ओमेगा टी। अब आपसे पूछा हुआ है बताइए गति का पथ क्या होगा। अब देखिए साइन और कोस वाले जो समीकरण आते हैं उनमें t एलिमिनेट करने का तरीका क्या होता है, ऐसे जब आप यहां से मान निकाल के उधर रखेंगे तो t एलिमिनेट नहीं हो पाएगा। इसका एक सीधा सा तरीका है, दोनों समीकरणों का वर्ग करके जोड़ दो, उससे अपने को बेनिफिट ये मिल जाता है साइन स्क्वायर और कोस स्क्वायर ये हमेशा 1 वैल्यू देते हैं योगफल में। तो मैंने दोनों समीकरणों के वर्ग करके जोड़ दिए, तो इधर तो बन गया एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और दोनों में से ए स्क्वायर कॉमन आ जाएगा और ब्रैकेट में वैल्यू आ गई साइन स्क्वायर ओमेगा टी प्लस कॉस स्क्वायर ओमेगा टी। ये डेटा 1 हो गया। तो समीकरण कुछ इस टाइप से बन गई क्या, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर। और ये वाली समीकरण किस प्रकार के पथ को निरूपित करती है, ये समीकरण एक वर्ताकार पथ को निरूपित करती है। यानी इस टाइप से अगर मोशन हो रही है कि एक्स और वाई विस्थापन समय के अनुसार ऐसे बदलते हुए हैं तो इसका मतलब श्योर है कि कण द्विविमा में एक वर्ताकार पथ में चल रहा है। फोर्थ क्वेश्चन देखना, x इज इक्वल्स टू गिवन है a साइन ओमेगा टी एंड y इज गिवन इट इज b कॉस ओमेगा टी। अब देखिए इसमें भी साइन और कॉस को एलिमिनेट करने का तरीका तो वही है, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर की वैल्यू 1 बनेगी। लेकिन दिक्कत क्या है, पहले वाले में जब हमने स्क्वायर करके डायरेक्ट जोड़ा था तो ये इधर a स्क्वायर कॉमन आ गया था और पीछे वाला पद साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर बन गया। आप अगर यहां पे इस एडजेटिव समीकरण का स्क्वायर करके जोड़ेंगे ना तो ये a और b के स्क्वायर कॉमन नहीं आ पाएंगे। तो हम पहले ही ऐसा कर लेते हैं ना, इस a को इसके डिवीजन में ले आते हैं और इस b को इसके डिवीजन में ले आते हैं।
अब सिंपल उधर साइन स्क्वायर और कॉस स्क्वायर रिमेनिंग रह जाएंगे और उनका योगफल 1 हो जाएगा। तो जब आप स्क्वायर करके इनको ऐड करेंगे, जब मैंने इनको स्क्वायर करके ऐड कर दिया तो देखिए अपने को कुछ इस टाइप की समीकरण मिलने लग गई। क्या ये इसके डिवीजन में आ जाएगा? तो ये वाली समीकरण बन गई एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई ए स्क्वायर, और इधर ऐसे ही जब y को जोड़ोगे तो ये बन जाएगी वाई स्क्वायर डिवाइडेड बाई बी स्क्वायर इज इक्वल्स टू 1। और ये समीकरण किस प्रकार के पथ को निरूपित करती है? ये दीर्घवृत्त पथ को निरूपित करती है। तो गति का समीकरण, गति का पथ कैसा हो जाएगा इस कंडीशन में? दीर्घवृत्ताकार पथ हो जाएगा। क्लियर है पथों के समीकरण? पथों के समीकरण लाने के लिए या पथ को आइडेंटिफाई करने के लिए टी को हटाते हुए आप एक्स और वाई में संबंध पता करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना, जैसे आपसे ये बोला हुआ है कि एक कण के पथ की समीकरण, एक कण के पथ की समीकरण यह आपको गिवन है y इज इक्वल्स टू अंडर रूट 3x माइनस 1/2 तो एक्स स्क्वायर डिवाइडेड बाई 2। ऐसी एक समीकरण आपको गिवन है, आपसे ये पूछ रखा है तो बताइए प्रक्षेपण कोण कितना है। आपने इसको कितने डिग्री एंगल पे फेंका हुआ है, प्रक्षेपण कोण की वैल्यू क्या है। और सेकंड क्वेश्चन इसी में आपसे पूछा हुआ है, बताइए प्रारंभिक चाल क्या होगी, इसकी प्रारंभिक u कितनी है। हमने स्टैंडर्ड इक्वेशन देखी अभी ऐसे पढ़ी थी क्या, एक तिर्यक प्रक्षेप्य के लिए y इज इक्वल्स टू एक्स टेन थीटा माइनस जी एक्स स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा। आप ऐसा कर लीजिए, जो स्टैंडर्ड इक्वेशन है उससे उसका कंपैरिजन कर लीजिए। देखिए x के साथ जो गुणांक में है वो एक्चुअल में किसकी वैल्यू दे रखी है, अपने को टेन थीटा की वैल्यू दे रखी है। तो पहला अपने को बिल्कुल इजीली आंसर मिल रहा है कि जो कण हमने प्रोजेक्ट किया है उसका टेन थीटा कितना बना हुआ है, अंडर रूट 3 बना हुआ है। और टेन थीटा अंडर रूट 3 मान कितने कोण पे देगा, जब थीटा की वैल्यू 60 डिग्री हो। और 60 डिग्री को रेडियन में अगर ऑप्शन में दे रखे हैं तो क्या बोलते हैं, पाई डिवाइडेड बाई 3। वो रेडियन में वैल्यू है 60 डिग्री, ये डिग्री के डिनोटेशन में हो गया। अब ऐसे ही आपको प्रारंभिक वेग भी पूछ रखा है, तो देखिए ये वाला जो डेटा है इसमें देखिए अपने को u मिल जाएगा। तो जब आप इसका कंपैरिजन उस इक्वेशन से करेंगे तो g डिवाइडेड बाई 2u स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा, इसका मान कितना है, 1/2 है। ये देखिए ये जो पूरा पद बना हुआ है ना, इसकी वैल्यू 1/2 है। तो आप इसमें जब वैल्यू पुट करेंगे तो देखिए g की वैल्यू कितनी है, ये वैसे 9.8 होती है पर अपन लमसम 10 लेते हैं, डिवाइडेड बाई 2u स्क्वेयर। और cos 60 डिग्री की वैल्यू कितनी, थीटा हमने पहले ही पता कर लिया ना, थीटा की वैल्यू 60 डिग्री है। तो यहाँ पे cos थीटा पुट कर दीजिए, cos 60 की वैल्यू 1/2 आती है। तो ये वाला डिजिट बन जाएगा 1/4 इज इक्वल्स टू 1/2। ये 2 यहां से कैंसिल हो रहा है, तो u स्क्वेयर की वैल्यू अपने को मिल रही है 40। ये 4 ऊपर चला जाएगा, 10 से मल्टीप्लाई हो गया। u की वैल्यू कितनी, अंडर रूट ऑफ 40। और अगर आप इसको और भी सोल्व करना चाहें तो देखिए 40 में से ये जो 4 है इसका वर्गमूल 2 बन के ये बाहर आ जाएगा। तो आपको ऑप्शन में ये भी पॉसिबल है कि ये वाला डिजिट दे दिया जाए, 4, ये 4 2 बन के तो बाहर आ गया और अंडर रूट के अंदर वैल्यू कितनी रह गई, 10। तो u के लिए अपने को डेटा मिल गया 2 अंडर रूट 10 मीटर पर सेकेंड। और प्रारंभिक जब हमने चाल दी होगी तब हमने 60 डिग्री के प्रक्षेपण कोण पे इसको फेंका होगा। नेक्स्ट देखिए प्रक्षेप्य की किसी भी समय पर चाल, प्रक्षेप्य की किसी भी
समय चाल क्या रही होगी। देखिए एक चीज तो कंफर्म है कि वेग या चाल केवल एक्स दिशा की ही नियत रहेगी, वाई दिशा में तो बदलेगी ना। और वाई दिशा में अगर वेग बदल रहा है तो ओवरऑल वेग भी बदलेगा, कंप्लीट जो नेट वेलोसिटी आएगी वो भी चेंज होगी। देखिए अभी हमने ये डेटा देखे हैं कि एक्स दिशा में तो किसी भी समय पर देख लो स्पीड यही रहनी है, यू कॉस थीटा ही रहेगी। लेकिन वाई डायमेंशन में तो त्वरण है ना, तो वाई डायमेंशन का किसी भी टाइम पर वेलोसिटी फाइंड करने के लिए मैं ये कंसेप्ट यूज में ले लूं क्या, आपने वाई दिशा में प्रारंभिक चाल दी है यू साइन थीटा और जी त्वरण नीचे की तरफ है, और मेरे को किसी भी टी समय पर वेग जानना है। अपने पास प्रारंभिक वेग है, त्वरण है, समय है, तो हम ऐसा कर लेना गति की पहली समीकरण अप्लाई कर लेते हैं। तो किसी भी समय पर y दिशा में अगर आपको वेग जानना है तो प्रारंभिक वेग ये हो गया क्या u साइन थीटा और -80 ये वैल्यू gt बन जाएगी। और नेगेटिव साइन हम इसलिए यूज में ले रहे हैं कि g और u साइन थीटा ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट में हैं। ये किसी भी समय पर y दिशा की चाल मिल गई। कहने का मतलब ये हुआ कि जैसे मान लीजिए आपने एक कण को कुछ इस टाइप से प्रोजेक्ट किया, यहां से ऐसे थीटा एंगल देते हुए प्रोजेक्ट किया है। अब मान लीजिए मैं किसी भी अन्य समय पर, जैसे सपोज करना कभी कण यहां पे आ गया, तो इस समय पर इसकी चाल क्या होगी, इस चीज में इंटरेस्टेड हूं। तो हमने ये देखा कि यू कॉस थीटा वाली वेलोसिटी तो कांस्टेंट है, लेकिन ये वाली जो वेलोसिटी है वाई डायरेक्शन की ये चेंज होती हुई आएगी, और चेंज होते हुए इसका मान कितना मिलेगा, यू साइन थीटा माइनस जीटी मिलेगा। यहां पे अपने को एक्स डायरेक्शन और वाई डायरेक्शन दोनों का वेग मिल गया। तो हम अगर वेलोसिटी को, नेट वेलोसिटी को वेक्टर फॉर्म में डिनोट करना चाहे तो ऐसे कर सकते हैं क्या, यू कॉस थीटा तो मिल गया आई कैप में, और यू साइन थीटा, यू साइन थीटा माइनस जीटी ये अपने को मिल रहा है जे कैप में। ये कोई वेग है जिसके दो घटक हमने प्राप्त कर लिए अलग अलग। ऑब्वियस सी बात है कण तो कुछ ऐसे चल रहा होगा ना, यू कण की वेलोसिटी तो ऐसे जाते हुए होगी, तो उस वेलोसिटी के दो कंपोनेंट हमने पता कर लिए। अगर मेरे को इस वेग का मान देखना है कि इस वेग की वैल्यू कितनी आएगी, तो क्या हम ऐसे कह सकते हैं क्या कि आपके पास जो भी एक्स डायरेक्शन का वेग है उसका स्क्वायर कर लो। किसी भी सदिश आई कैप और जे कैप में लिखा हुआ है तो उसका परिमाण कैसे फाइंड करते हैं, अंडर रूट ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, और ये वाला डेटा बन जाएगा यू साइन थीटा माइनस जी टी का होल स्क्वायर। तो ये ओवरऑल स्पीड हो जाएगी किसी भी समय टी पर। अब लेकिन देखिए यहां से आपने थीटा एंगल देख के भेजा है, अब कण जैसे जैसे यूं चलेगा, एक चीज ऑब्जर्व करना, जैसे ये अपना हॉरिजॉन्टल प्लेन है, हमने थीटा दे के फेंक दिया, अब ये जैसे जैसे यूं चलेगा वैसे वैसे इसकी जो दिशा है वो भी तो इससे चेंज होगी ना। तो मैं इस चीज में इंटरेस्टेड हूं कि अभी इसने एक्स दिशा से कितना एंगल बनाया है। ये जो एक्स डायरेक्शन आ रही है ना, एक्स दिशा, इससे इसने कितने एंगल कवर कर रखा होगा उस चीज में इंटरेस्टेड हूं। तो देखिए टेन फाई की वैल्यू यहां पे कैसे आएगी, क्या टेन फाई ऐसे ही निकालते हैं क्या, लंब और आधार का अनुपात। तो ये देखिए ये अगर एंगल फाई है तो ये वाली बुझाई तो आधार बनेगी और जो रिमेनिंग है वो लंब बनेगी। वेक्टर है ना ये तो वेक्टर को आप उठा के यहां ले जाओ तो थीटा फाई के सामने की बुझा वो लंब बन गई। तो लंब की वैल्यू तो बन जाएगी यू साइन थीटा माइनस जी टी, और आधार बन गया इसका यू कॉस थीटा। ये किसी भी समय पर अपने को दिशा मिल जाएगी।
जैसे इसका अगर हम एक एग्जाम्पल देखें तो ये एक एग्जाम्पल समझना। आपको देखिए प्रारंभिक वेग दे रखा है कि एक कण का प्रारंभिक वेग या चाल 20 मीटर पर सेकंड है, 20 मीटर पर सेकंड है, और एंगल थीटा की वैल्यू दे रखी है 37 डिग्री। देखिए एक तो इस चीज में कंफ्यूज मत होना कि जब आपसे केवल प्रक्षेपण कोण बोला जाए तो ये थीटा किधर से लेना है, ये हमेशा एक्स दिशा से माना जाता है। क्लियर है मेरी बात? अगर वाई दिशा का दे रखा हो तो वो एंगल मत ले लेना। जैसे मेरा कहने का मतलब ये है कि हमने जितने भी फॉर्मूले देखे हैं उनमें एंगल यहां से लिया है थीटा। अब क्वेश्चन नेगेटिव करवाने के चक्कर में क्या करते हैं, एंगल आपको ये वाला ना देके ये एंगल दे दिया जाएगा कि हमने एक प्रक्षेप्य को ऊर्ध्वाधर दिशा से 30 डिग्री पर फेंक दिया, तो बच्चा जल्दीबाजी में क्या करता है 30 डिग्री का एंगल ही पुट कर लेगा। हम जहां पे भी थीटा यूज में ले रहे हैं वो ऊर्ध्वाधर दिशा वाला नहीं ले रहे हैं। कौन सा ले रहे हैं? इस क्षैतिज दिशा के साथ कोण ले रहे हैं। तो कभी प्रक्षेपण कोण अगर बताया ना जाए तो आप ध्यान रखना प्रक्षेपण कोण हमेशा हम कहां से लेंगे? एक्स दिशा से। तो मैंने तो यहां पे थीटा की वैल्यू 37 डिग्री दी है, मतलब ये एक्स दिशा से ही लेना है। थीटा 37 डिग्री है तो t इक्वल्स टू 1/2 सेकंड पर कण की चाल बतानी है आपको। वह दिशा भी बताइए कि डायरेक्शन कौन सी होगी, एक्स दिशा से इसने कितना कोण बना रखा होगा उस टाइम, एक्स दिशा से एंगल कितना बना रखा है। तो आप ऐसा कर लीजिए ना, डायरेक्ट अपने पास फॉर्मूला है, हमने ये देख लिया कि जो एक्स डायरेक्शन में किसी भी टाइम पर वेलोसिटी आएगी वो ये आती है हमेशा ही u cos थीटा, ऑलवेज u cos थीटा। मान रख दीजिए u कितना दे रखा है, 20 दे रखा है, और ये वैल्यू बन जाएगी cos 37 डिग्री। cos 37 का मान देखना, देखिए ये बनता है क्या 4/5, 5 से ये कैंसिल हो गया 4 टाइम, यानी x दिशा का वेग हमेशा ही कितना रहेगा 16 मीटर पर सेकंड रहेगा। लेकिन y दिशा का वेग तो चेंज होता है ना, तो y डायरेक्शन में जो वेलोसिटी बन रही होगी वो इतनी बनेगी क्या, u साइन थीटा माइनस GT। देखिए यहां पे अपन डेटा पुट करते हैं 20, ये बनेगा साइन 37, और साइन 37 की वैल्यू आती है 3/5 माइनस G 10, T कितना 1/2 सेकेंड। जब ओवरऑल इस वैल्यू को सोल्व करेंगे ये 4 टाइम कैंसिल, तो ओवरऑल ये कितना बन गया 12 माइनस 5, ये रिजल्ट आपको 7 मीटर पर सेकंड मिल जाएगा। आप खुद ऑब्जर्व कीजिए कि आपने y दिशा में वेग दिया कितना था, आपने स्टार्टिंग में u साइन थीटा 12 मीटर पर सेकंड दिया होगा, लेकिन अभी 1/2 सेकंड बाद में जब आपने चेक किया, आधे सेकंड पे जब चेक किया ना, तो कण का वेग आपको 7 ही मिलेगा। इसका मतलब y दिशा का वेग तो चेंज होते हुए आ रहा है ना। ये देखिए ये रिजल्ट बता रहा है अपने को। अगर मेरे को नेट वेलोसिटी देखनी है, ये तो हमने दोनों दिशाओं के अलग अलग ज्ञात किए हैं, अगर परिणामी देखना है कुल, तो परिणामी की वैल्यू ये बन रही होगी क्या, √(vx² प्लस vy², इसका स्क्वायर प्लस इस वाले वेग का स्क्वायर। तो ओवरऑल डेटा ये बन जाएगा क्या, √16² प्लस 7²। ये अपने प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। और tan फाई कैसे कैलकुलेट किया जाए, tan फाई में अभी हमने देखा था कि जब ये डायग्राम ऐसे बनता है तो ये तो देखिए x डायरेक्शन की वेलोसिटी आती है u cos थीटा वाली, और ये y डायरेक्शन की वेलोसिटी आती है uy। इस एंगल को हम फाई बोल रहे हैं, तो ये फाई के हिसाब से ये भुजा आधार बन गई ना vx। तो आप ऐसा कीजिए vx वाली वेलोसिटी को तो रखिए डिवीजन में, ये vx वाली वेलोसिटी है x डायरेक्शन में, तो 16 तो आ जाएगा डिवीजन में, और ये 7 लंब बन जाएगा, तो 7 वाला डेटा अंश में आएगा, ये tan फाई मिल जाएगा। और अगर आप केवल फाई फाइंड करना चाहते हैं
तो देखिए टेन थीटा का अपने जो नॉन एंगल्स है 30 डिग्री 60 डिग्री उन पे तो ऐसा मान बनता नहीं है। तो फिर आप ऐसा कीजिए, इस टेन को इधर ले आइए टेन इनवर्स के पदों में, तो फाई की वैल्यू क्या बनने लग जाएगी, टेन इनवर्स 7 डिवाइडेड बाई 16। ये अपने प्रॉब्लम का फाइनल आंसर हो जाएगा। अब देखिए प्रक्षेप्य गति में जनरली अपने को 3 सूत्र और याद करने हैं। 3 सूत्र कौन कौन से वो जरा ढंग से ऑब्जर्व करना, और यहां से अच्छे न्यूमेरिकल्स बनते हैं। देखिए जैसे आपने इस कण को ऐसे युवेग से युवेग देते हुए और थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया है, तो ये जब यहां आके गिरेगा, इस जगह आके गिरेगा, तो ये कितनी देर हवा में रहा, एयर के अंदर रहेगा। तो एयर के अंदर जितनी देर रहता है उसको हम बोलते हैं उड्डयन काल। उड्डयन काल। देखिए उड्डयन काल कैसे फाइंड करें, एक बात बताइए, जो उड्डयन काल वाला कंसेप्ट है या उड्डयन काल वाला समय है, ये क्षैतिज गति की वजह से आया है या ऊर्ध्वाधर गति की वजह से आया है? मतलब कण हवा में क्यों रहा, कौन से वेग की वजह से रहा? तो अपने को क्लियरली पता चल रहा है कि हवा में तो इस घटक की वजह से जा रहा है, यू साइन थीटा की वजह से। यू कॉस थीटा तो इसको क्षैतिज दिशा में चलाएगा। देखिए जब मैक्सिमम हाइट पे पहुंचेगा, यहां जब पहुंचेगा, तो ये जो वाई वेलोसिटी है ये जीरो हो जाती है। वाई वेलोसिटी कितनी, जीरो। आप ऐसे सोचिए कि जैसे आपने एक कण को यू साइन थीटा वेग से ऊपर फेंक दिया, जब वो मैक्सिमम हाइट पे जाएगा तो वाई दिशा का वेग जीरो होगा, एक्स दिशा में तो वेग रहेगा ना, इसमें एक्स दिशा में वेग रहेगा यू कॉस थीटा। एक तो यही अच्छा क्वेश्चन है, आपसे ऐसे सिंपल यूं ही पूछ लिया कि कण अपनी अधिकतम ऊंचाई पे है, प्रक्षेप्य गति में कण अपनी अधिकतम ऊंचाई पे है, तो बताइए अधिकतम ऊंचाई पे इसकी चाल या इसका वेग कितना होगा? आंसर जीरो नहीं। जीरो कौन सा वेग होता है, खाली ये ऊर्ध्वाधर वाला वेग। हम जब ऊपर की तरफ फेंकते हैं तो ऊर्ध्वाधर वेग लास्ट में जाके जीरो हो जाएगा, क्योंकि परिवर्तन ही उसी में हो रहा है। कमी जो हो रही है वो ऊर्ध्वाधर वाले वेग में हो रही है, क्षैतिज वेग में कोई कमी वृद्धि नहीं होगी, वो हमेशा प्रत्येक बिंदु पर नियत रहेगा। तो ये ध्यान रखना है। मैक्सिमम हाइट पे स्पीड कितनी रहेगी कण की, हमेशा यू cos थीटा रहेगी। मैं ऐसा करता हूं, इस कण को यहां से यहां जाने में मैंने टी समय मान लिया है ना, यहां से वहां जाने में मैंने कितना समय एज्यूम कर लिया, टी समय एज्यूम कर लिया। देखिए टी समय कैसे लाए, आप ऐसा कीजिए ना, फर्स्ट इक्वेशन अप्लाई कर लीजिए। तो फर्स्ट इक्वेशन के अकॉर्डिंग अपने को टी टाइम की वैल्यू देखना, ये मिल जाएगी क्या, यू साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। कैसे आया ये, आपने समीकरण लगाई v बराबर u प्लस एटी, ऐसे समीकरण लगाई क्या, v बराबर u प्लस एटी। v तो जीरो है ना y दिशा में, मैं केवल y दिशा की समीकरण लगा रहा हूं, क्यों, क्योंकि उड्डयन काल जो बना हुआ है ना वो y गति की वजह से बना हुआ है। कारण हवा में कौन से वेग की वजह से है, यू साइन थीटा वेग की वजह से है, यू कॉस थीटा की वजह से हवा में नहीं चला है, यू कॉस थीटा की वजह से तो आगे बढ़ रहा है। तो u की वैल्यू कितनी, u साइन थीटा, ये माइनस जी टी पुट करेंगे तो t की वैल्यू ये बन जाएगी ना, u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये कण को प्रक्षेपण बिंदु से अधिकतम ऊंचाई तक पहुंचने में लगा समय हो गया। अच्छा यहां वाला पथ और यहां वाला पथ है तो सममिति ना, जितना इधर से मैक्सिमम हाइट तक पहुंचने में टाइम लेता है उतना का उतना ही कण उधर से नीचे जाने में भी लेगा। तो टाइम ऑफ फ्लाइट कैपिटल टी ये जस्ट डबल आता है इस जानने में लगा समय। ये हम कौन सा समय ज्ञात कर रहे हैं, कैपिटल एच मैक्सिमम तक जानने में। ये जो मैक्सिमम हाइट है ना ये वाली एच मैक्सिमम, इस तक पहुंचने में कण को कितना समय लगा,
इतना समय लगा। तो टोटल कितने समय हवा में रहा, वैल्यू डबल कर दो। तो टाइम ऑफ फ्लाइट के लिए अपने को रिलेशन मिलता है 2u साइन थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये कण का उड्डयन काल रहता है। सेकंड, इसी में एक कंडीशन है अधिकतम ऊंचाई की। अधिकतम ऊंचाई कितनी, कहने का मीनिंग ये है कि हमने क्या किया, एक कण को यू चाल से थीटा एंगल पे फेंका, तो ये मैक्सिमम हाइट इस पथ में कितनी जा सकता है, वो जो मैंने दूरी बना रखी है ना, हाइट बना रखी है, वो कैलकुलेट कर रहे हैं। तो एच मैक्सिमम के लिए फॉर्मूला रहता है यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई ट्वाइस ऑफ जी। ये ध्यान रखना, यहां पे ये स्क्वेयर में है, ये मल्टीपल में नहीं है एंगल के। यू साइन थीटा ये दोनों ही स्क्वेयर में चलेंगे टर्म, और डिवीजन में वैल्यू चलती है 2g। अगर मान लीजिए हम थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री ले लें, थीटा की वैल्यू एग्जैक्ट 90 डिग्री का लेने का मतलब क्या हुआ, आपने ऐसे तिर्यक नहीं फेंका, थीटा 90 डिग्री होने का मतलब आप जस्ट ऊपर फेंक रहे हो, और जब आप जस्ट ऊपर फेंक रहे हो तो थीटा 90 पुट करोगे तो साइन थीटा की वैल्यू तो 1 आएगी ना साइन 90 पर। तो देखिए उस केस में हाइट की वैल्यू अपने को कितनी मिलेगी, यू स्क्वेयर डिवाइडेड बाई 2g। आपको मैंने ये कहा, जैसे एक आपको फ्री कर दिया कि आपकी जैसी इच्छा हो वैसे आप एक कण को फेंक लो, लेकिन वो अधिकतम ज्यादा से ज्यादा ऊंचाई पे जाए, तो आप कैसे फेंकोगे। अगर आपको इस यू चाल से मैक्सिमम हाइट पहुंचाना है, मतलब मैं ये बाउंडेड नहीं कर रहा कि आप थीटा एंगल यही लो, आपकी जो मर्जी है वो लो, लेकिन कण ज्यादा से ज्यादा ऊपर जाना चाहिए, तो आप ऐसे फेंकोगे क्या, यूं टेढ़ा। ऑब्वियस सी बात है, जब अपन यूं तिर्यक फेंकेंगे तो कण ऐसे परवलयाकार पथ में गति करते हुए जाके गिरेगा। आप ऐसा करो ना, बिल्कुल सीधा ऊपर फेंको उस वेग से, तो सीधा ऊपर फेंकने में ज्यादा ऊंचाई जाएगा, साइन थीटा मैक्सिमम हो जाएगा उस केस में, और मैक्सिमम के लिए वैल्यू ये आएगी। क्लियर है। और जो तीसरा सबसे इंपॉर्टेंट इसमें फॉर्मूला बनता है वो है क्षैतिज परास। क्षैतिज परास, देखिए क्षैतिज परास हम किसको कह रहे हैं, एक्स दिशा का अधिकतम विस्थापन। कण एक्स दिशा में कितना चला है, मैक्सिमम, यानी जैसे हम यहां से यू चाल से फेंक रहे हैं, ये यू चाल से थीटा एंगल पे फेंका, तो ऐसे वो जाके यहां गिर रहा होगा, तो प्रक्षेपण बिंदु से ये वाली जो दूरी आएगी इसी को हम क्या बोलते हैं, रेंज बोलते हैं आर। और इस रेंज का जो फॉर्मूला बनता है वो होता है यू स्क्वेयर साइन 2 थीटा डिवाइडेड बाई जी। इसमें ध्यान रखना यहां पे ये स्क्वायर में नहीं है टर्म, ये है मल्टीपल में, साइन 2 थीटा। इसको अगर मैं दूसरे फॉर्मेट में लिखना चाहूं तो देखिए मैंने इसको ऐसे ओपन कर दिया, साइन 2 थीटा को ऐसे लिख सकते हैं क्या, 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा डिवाइडेड बाई जी। ये देखिए यू डबल टाइम है ना, यू एक बार तो मैंने साइन थीटा के साथ में ले लिया और एक बार यू कॉस थीटा के साथ में ले लिया, तो यू साइन थीटा वाला वेग तो बन गया ऊर्ध्वाधर। देखिए रेंज की वैल्यू ऐसे भी लिखी जा सकती है क्या, ये जो टू डेटा है और जी डेटा है वो तो एज इट इज रख लो, और यू साइन थीटा ये वाई दिशा वाला वेग हो गया। अगर आपको ये यू चाल ना देके, यू और थीटा ना देके, अगर ये वेग अलग अलग दे रखे हैं कि हमने ऐसे यू एक्स और यू वाई वेलोसिटी से प्रोजेक्ट किए हैं, तो आप ऐसा भी तो कर सकते हैं, यू एक्स और यू वाई इनका मल्टीप्लीकेशन ही क्या आएगा, रेंज आएगी। जैसे एक एग्जाम्पल समझना,
मान लीजिए मैं आपसे ये बोलूं कि एक कण का प्रारंभिक वेग u वेक्टर बराबर 3i कैप प्लस 4j कैप है। ये मीटर पर सेकंड में है ना, स्टैंडर्ड यूनिट्स में है। अब देखिए इसमें चाल नहीं बता रखी है, सदिश रूप में वेग बताया हुआ है। इसका मीनिंग क्या होता है? जैसे आपको ऐसे वेक्टर फॉर्म दे रखी है प्रारंभिक वेग की, तो इसका मतलब ये है कि इधर तो बना हुआ है 3 मीटर पर सेकंड और इस डायरेक्शन में बना हुआ है 4 मीटर पर सेकंड। अगर मैं कण की चाल जानना चाहूं तो कितनी चाल आएगी? जैसे ये तो वेग है सदिश रूप में, मैं चाल की बात करूं कि बताइए कण कितनी चाल से चल रहा है। कण ऐसे यहां कहीं पे चल रहा होगा ना, इस चाल के ही तो ये दो घटक बने हुए हैं। तो आप ऐसा कर लीजिए, इसका अगर मान जानना है तो ऐसे जानोगे क्या, √(x²+y², 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, कितनी वैल्यू आ जाएगी? 5। यानी ये कण 5 मीटर पर सेकंड से चल रहा है। आप अगर ये फॉर्मेट यूज में लेना चाह रहे हैं तो इसमें आपको थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। यू तो चलो निकाल लिया हमने, थीटा की भी जरूरत पड़ेगी। मैं ये कह रहा हूं हम ये वाली स्टेप अगर इग्नोर करना चाहें, कोई कंपटीशन एग्जाम में तो अपने लिए हर सेकंड कीमती है, तो मैं ये जानना चाह रहा हूं कि अगर ऐसा ना करूं मैं कि u और थीटा ना निकालूं, तो देखिए अपने पास तरीका ये भी तो है, ux और uy का डायरेक्ट मल्टीप्लाई करके इस फॉर्मेट में रख दीजिए, तो रेंज की वैल्यू अपने को ये भी मिल सकती है ना, g10 हो गया। g की वैल्यू 2/g, और ये एक्चुअल में आपको ux और uy ही दे रखे हैं। तो ux और uy इतने बन गए क्या, 3 × 4। ये तो हो गया x डायरेक्शन का वेग और वो हो गया y डायरेक्शन का वेग। तो आप डायरेक्ट ऐसे भी सोल्व कर सकते हैं। तो इससे रेंज कितनी आ जाएगी, 2.4 मीटर, ये रेंज हो जाएगी। क्लियर है यहां तक? नेक्स्ट देखिए, इस रेंज से रिलेटेड ही अगर हम और कुछ बातें करें तो देखना, हमने फॉर्मूला ये ऑब्जर्व किया है, रेंज की वैल्यू बनती है u²sin2θ/g। ये हमने रेंज के लिए फॉर्मेट ऑब्जर्व किया। देखिए साइन थीटा और साइन 180 - ये दोनों एक ही मान देते हैं, साइन थीटा और साइन 180 - ये समान मान देंगे हमेशा। इसलिए थीटा व 90 - कोण पर रेंज समान प्राप्त होगी। देखिए थीटा और 90 - का मतलब ये है कि जैसे 15 डिग्री पर अपने को जो यू वेग से रेंज मिलेगी, वो की वो रेंज ही 75 डिग्री पे भी मिलेगी, क्षैतिज परास थीटा पे और 90 - पे। ये देखिए ये वाला कंसेप्ट आप ऐसे समझना, आपने यहां पे थीटा रखा तो ये साइन 2θ बन गया। अब आप जब 90 - रखोगे तो 2 से मल्टीप्लाई होके ये 180 - 2θ बन जाएगा ना, और 180 - 2θ का मान साइन 2θ के बराबर ही आएगा। तो रेंज की वैल्यू एक ही रहेगी। अगर मैं ये जानना चाहूं कि रेंज मैक्सिमम कौन से एंगल पे प्राप्त होगी, मतलब आपको फ्री कर दिया कि आप यू वेग से फेंको कण को, लेकिन आप ऐसे कोण पे फेंको कि रेंज सबसे ज्यादा है, तो रेंज सबसे ज्यादा इसमें ये जो साइन 2θ है ये अपनी मैक्सिमम वैल्यू किस एंगल पे शो करेगा, मैक्सिमम वैल्यू 1 शो करेगा। रेंज के मैक्सिमम होने के लिए रेंज विल बी मैक्सिमम इफ साइन 2θ ये 1 हो जाए, साइन एंगल 1 वैल्यू प्रोवाइड कर दे। और 1 वैल्यू तभी होगी ना जब ये 2θ एंगल पूरा का पूरा 90 डिग्री बने। 90 डिग्री पे साइन मैक्सिमम वैल्यू देगा तो थीटा की वैल्यू कितनी मिल जाएगी, 45 डिग्री मिल जाएगी। कहने का मतलब ये है कि जैसे मान लीजिए आपने ऐसे एक ये प्लेन लिया है, आप थीटा एंगल पर रेंज ऑब्जर्व कर रहे हो, आर है,
ये थीटा एंगल पर रेंज मिल गई। तो 90 माइनस थीटा पर भी इतनी ही रेंज आएगी। आप ऐसे 90 माइनस थीटा पर जब फेंकोगे यू वेग से, यहां पे भी यू से फेंका, यहां पर भी यू से फेंका, तो 90 और थीटा माइनस 90, इन दोनों पे अपने को रेंज क्या मिलेगी? इक्वल मिलेगी। लेकिन अगर आप 45 डिग्री पर फेंक दो इसी वेग यू से, तो इस केस में आपको रेंज सबसे ज्यादा मिलेगी। 45 डिग्री वाले केस में मैक्सिमम, ये थीटा 45 डिग्री वाला केस है, 45 डिग्री वाले केस में यू वेग से फेंकने पे रेंज सबसे ज्यादा होती है। और अगर आपने थीटा और 90 माइनस थीटा एंगल्स पे फेंका है, तो उस केस में आपको दोनों रेंज समान मिलेगी। देखिए इस पर बेस्ड हम कुछ न्यूमेरिकल्स पे बात करें। आपको ये क्वेश्चन प्रोवाइड किया हुआ है, यदि दो कोणों पर, दो कोणों पर रेंज समान है, रेंज समान है, तो उन पर ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? ऊंचाइयों का अनुपात क्या होगा? देखिए अभी हमने जो डायग्राम बनाया था उसमें हमने ऑब्जर्व किया कि रेंज जब सेम आती है तब हाइट्स तो अलग अलग होती है ना। रेंज कुछ इस टाइप से आ रही है, थीटा एंगल पे अपने को आर रेंज मिली, और 90 माइनस थीटा पर भी कितनी मिलेगी? आर रेंज मिलेगी। लेकिन इनमें ऊंचाइयां तो अलग अलग बन रही है ना। तो मैंने ये कहा कि थीटा तथा 90 माइनस थीटा, 90 माइनस थीटा पर आर समान ही होती है। अब थीटा पे मैंने ऊंचाई क्या की? h1 कंसीडर कर ली कि थीटा एंगल पर जब मैं फेंक रहा हूं तो ऊंचाई कितनी है? h1 है। और 90 माइनस थीटा पर जब मैंने फेंका तो ऊंचाई कितनी है? h2 है। तो हाइट की वैल्यू ये बन गई क्या? यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और ऐसे ही h2, ये मैं इस पे एज्यूम कर रहा हूं, जब 90 माइनस थीटा पर फेंकूंगा तो हाइट कितनी? तो ये हो जाएगा यू स्क्वेयर साइन स्क्वेयर, और ये वाला डेटा बन गया 90 माइनस थीटा डिवाइडेड बाई 2g। और आपको पता है साइन 90 माइनस थीटा एंगल ये कॉस थीटा के इक्वल हो जाएगा। तो जब आप h1 और h2 को डिवाइड करेंगे तो आपको रिजल्ट मिल रहा होगा साइन स्क्वेयर थीटा डिवाइडेड बाई कॉस स्क्वेयर थीटा। देखिए ये वाले टर्म तो सेम ही है ना, ये वाले यू स्क्वेयर और 2g, तो ये तो कैंसिल हो गए। और ये वाला जो डेटा है ये आपको कॉस स्क्वेयर बन के मिलेगा। तो हाइट्स का रेशियो कितना आ जाएगा? टेन स्क्वेयर थीटा आ जाएगा, साइन अपॉन कॉस 10 बन जाएगा। देखिए इससे रिलेटेड और पॉइंट्स देख लीजिए। जैसे मैं आपसे ये कहूं कि अधिकतम ऊंचाई पर, अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु के निर्देशांक क्या होंगे? निर्देशांक कितने होंगे? मैक्सिमम हाइट वाला जो पॉइंट है उसके कोऑर्डिनेट क्या है? देखिए मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ऐसे बन रहा है क्या, जैसे आपने यहां से प्रोजेक्ट किया यूं, तो ये वाली डिस्टेंस तो आर कहलाएगी और ये वाली डिस्टेंस मैक्सिमम हाइट एच कहलाएगी। मैक्सिमम हाइट वाला पॉइंट ये है क्या? तो इस पॉइंट के एक्स वाई कोऑर्डिनेट कितने? देखिए एक्स निर्देशांक को ऑब्जर्व कीजिए, ये वाली दूरी टोटल आर बनेगी। तो इस बिंदु तक पहुंचने के लिए अपने को यहां पे एक्स कोऑर्डिनेट पे तो RY2 ही चलना पड़ेगा ना। अधिकतम ऊंचाई वाला बिंदु इस रेंज के ठीक आधे में स्थित होता है, तो एक्स कोऑर्डिनेट तो कितना बन गया इसका? R डिवाइडेड बाई 2। और y कोऑर्डिनेट की वैल्यू क्या बन गई? मैक्सिमम हाइट h। ये अधिकतम ऊंचाई वाले बिंदु के निर्देशांक हो गए। नेक्स्ट कंडीशन देखना, आपसे अगर ये पूछा जाए कि काइनेटिक एनर्जी, काइनेटिक एनर्जी एक तो मैक्सिमम हाइट पे,
एक तो मैक्सिमम हाइट पे कितनी और एक काइनेटिक एनर्जी प्रक्षेपण बिंदु पे कितनी, इनका अनुपात क्या होगा। एक तो देखिए यहां पर गतिज ऊर्जा इस बिंदु पर प्रक्षेपण बिंदु पर, और एक जब ये कण मैक्सिमम हाइट पे आ जाए तब इसकी गतिज ऊर्जा का अनुपात कितना। तो देखिए प्रेक्षेपण बिंदु पर तो क्लियर है ना, वेलोसिटी यू ही रहती है, आपने यू चाल देके फेंका होगा। तो प्रक्षेपण बिंदु पर गतिज ऊर्जा कितनी हो जाएगी, हाफ एम यू स्क्वायर। प्रक्षेपण बिंदु पर कण की जो कुल चाल होगी वो हाफ एम यू स्क्वायर होगी, लेकिन अधिकतम ऊंचाई पर जब कण पहुंच जाएगा तो अधिकतम ऊंचाई पर ऊर्ध्वाधर चाल तो जीरो हो गई, क्षैतिज वाली चाल यू कॉस थीटा है, तो यहां पर इसकी चाल कितनी है, यू कॉस थीटा। अब गतिज ऊर्जा कैसे फाइंड करते हैं, हाफ एम वी स्क्वायर से। तो जब आपने यहां पे डिजिट हाफ एम और वेलोसिटी का स्क्वायर पुट किया होगा तो देखिए ये हाफ एम यू स्क्वायर वाले टर्म तो कैंसिल हो रहे हैं, तो अपने को वैल्यू मिल जाएगी कॉस स्क्वायर थीटा। ये अपने प्रॉब्लम का आंसर हो जाएगा। जैसे एक इसका एग्जांपल समझना, मैं आपसे ये कहूं कि अगर काइनेटिक एनर्जी मैक्सिमम हाइट पर वह प्रक्षेपण बिंदु पर 1:4 है, मैक्सिमम हाइट की काइनेटिक एनर्जी और प्रक्षेपण बिंदु की काइनेटिक एनर्जी का अनुपात 1:4 है, तो आप बताइए इस कण को हमने कितने एंगल पे फेंका है, थीटा की वैल्यू कितनी है। तो देखिए ये अपने पास रिलेशन रहा, मैक्सिमम हाइट वाली जो काइनेटिक एनर्जी होती है ना उसके साथ में कॉस स्क्वायर थीटा एडिशनल आएगा, क्योंकि वहां पे वेलोसिटी यू कॉस थीटा ही रह जाती है। तो मैं ऐसा करता हूं ना, डायरेक्ट फॉर्मेट ही अप्लाई कर लेता हूं। कॉस स्क्वायर थीटा की वैल्यू अपने को ये दे रखी है क्या, 1/4, और जब 1/4 ये स्क्वायर आप उधर ट्रांसफर करेंगे तो कॉस थीटा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 1/2। इस रिलेशन को जब हमने सोल्व किया तो अपने को cos थीटा 1/2 मिल गया, और cos थीटा की वैल्यू 1/2 कौन से एंगल पे होती है, 60 डिग्री पर। तो थीटा हमने 60 डिग्री पे प्रोजेक्ट किया हुआ है। क्लियर है यहां तक कंसेप्ट। नेक्स्ट हम बात करते हैं रिलेशन बिटवीन वेरियस क्वांटिटीज। देखिए अभी जो हमने ये राशियां पढ़ी है, रेंज, टाइम और मैक्सिमम हाइट, इनमें क्या क्या संबंध है, विभिन्न राशियों में संबंध। विभिन्न राशियों में संबंध, देखिए इनसे क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। अगर आपको यू और थीटा डायरेक्ट पता हो ना तो आप ऐसा करेंगे, जो अपने पास मेन फॉर्मूले हैं वही अप्लाई करेंगे। लेकिन मैंने आपको टाइम ऑफ फ्लाइट दे दी, उड्डयन काल दे दिया, और अब मैं आपसे रेंज जानना चाहूं कि रेंज कितनी बन रही होगी, तो उस केस में हम फिर डील कैसे करते हैं। देखिए फर्स्ट रिलेशन अपने पास आता है टेन थीटा की वैल्यू, ये प्रक्षेपण कोण है, ये 4h डिवाइडेड बाई आर के हमेशा इक्वल होती है। मतलब जैसे ये कण मान लीजिए ऐसे चल रहा है, यूं चल रहा है, तो ये वाली हाइट h हो गई और ये वाली रेंज r बन गई, ये वाला एंगल थीटा है। तो इन दोनों में क्या संबंध है, h में और r में, तो ये हमेशा ऐसे रहेगा। टेन थीटा की जो वैल्यू आती है वो 4h डिवाइडेड बाई r के इक्वल होती है। जैसे एक बिल्कुल इजी सा एग्जांपल समझना है इसका, क्वेश्चन किस टाइप से पूछे जाते हैं। आपसे मैंने ये कहा यदि प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री है, प्रक्षेपण कोण 45 डिग्री है, तो
एच डिवाइडेड बाई आर का अनुपात कितना आएगा, मतलब जो उसकी हाइट और उसकी रेंज बनेगी उनमें रेशियो कितना रहेगा। तो देखिए 1045 अपन डायरेक्ट ऐसा ही कर लेना, ये रिलेशन लगा लेते हैं। एक एक तरीका बेटा ये भी हो सकता है कि आप h की वैल्यू यू स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा वैसे लाओ, रेंज की वैल्यू लाओ और फिर दोनों में अनुपात ज्ञात करो। हम डायरेक्ट जब अपने को h और r में ही रिलेशन पूछा हुआ है और थीटा एंगल दे रखा है तो आप ये रिलेशन ही अप्लाई कीजिए ना डायरेक्ट। तो देखिए मैंने ये रिलेशन डायरेक्ट अप्लाई कर लिया, 1045 डिग्री ये अपने को कितना मिल रखा होगा, 4h डिवाइडेड बाई r मिल रखा होगा। 1045 की वैल्यू तो 1 होती है ना, तो यहां से जब आप h डिवाइडेड बाई r की वैल्यू देखेंगे तो वो 1/4 के इक्वल आ जाएगी। कहने का मतलब अधिकतम ऊंचाई, अधिकतम ऊंचाई रेंज की 1/4 है। अगर रेंज मान लीजिए 40 मीटर की है, रेंज 40 की है, तो अधिकतम ऊंचाई कितने की आएगी, 10 मीटर की आएगी। ये अपने पास फर्स्ट रिलेशन हो गया। सेकंड रिलेशन देखिए, उड्डयन काल, उड्डयन काल व मैक्सिमम हाइट में। जैसे मान लीजिए आपको उड्डयन काल कैपिटल टी का मान दे रखा है कि एक कण का उड्डयन काल इतना है, तो बताइए कण की अधिकतम ऊंचाई कितनी होगी। तो ये रिलेशन ध्यान रखना है, h इज इक्वल्स टू आता है 1/8 GT स्क्वायर। नो डाउट रिलेशन कैसे बना होगा, ये अपने पास जो बेसिक फॉर्मूले हैं h के और t के, ये हमने उन्हीं से डेराइव किए हैं। देखिए ऐसे डेराइव किया होगा, क्या t की वैल्यू ये आती है क्या 2u साइन थीटा ओवर g, और h की वैल्यू ये मिल रही है क्या u स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा डिवाइडेड बाई 2g। तो मैं ऐसा करता हूं ना, यहां से u साइन थीटा बाई g, u साइन थीटा या ऐसे कर लीजिए ना, ये जो u साइन थीटा है इसकी वैल्यू अपने को ये मिल गई ना gt डिवाइडेड बाई 4, gt डिवाइडेड बाई 2, ये वैल्यू मिल गई किसकी, u साइन थीटा की। अब ये मान आप इसमें पुट कर दीजिए, इसमें पुट करोगे तो ये देखिए ये बन गया ना जी स्क्वायर टी स्क्वायर, और ये 2 4 बन जाएगा। तो डिवीजन में वैल्यू कितनी मिल जाएगी अपने को, एट वैल्यू मिल जाएगी। कर हम बेसिक फॉर्मूलों से ये सब रहे हैं, पर अगर ये फॉर्मूला आपको डायरेक्ट याद है तो आपको वो स्टेप्स यूज में नहीं लेनी पड़ेगी। जैसे एक एग्जांपल समझना, मैंने आपसे ये कहा कि एक कण का उड्डयन काल, उड्डयन काल 2 सेकंड है, तो h मैक्सिमम इस कण ने प्रक्षेप्य पथ में कितनी अधिकतम ऊंचाई तय की होगी। तो मैक्सिमम की वैल्यू आप डायरेक्ट ऐसे ही फाइंड कर लीजिए ना, 1/2 g इज 10 और t स्क्वायर ये हो गया 4। तो यहां से जब डेटा सॉरी 1/8 GT स्क्वायर, तो ये डेटा 2 टाइम कैंसिल हो जाएगा और ये वाला डेटा कितना आ जाएगा, 5 मीटर आ जाएगा। क्लियर है। हाइट में और टाइम ऑफ फ्लाइट टीम में क्या संबंध, तो इनमें कुछ इस टाइप का संबंध रहता है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट रिलेशन ये देखना, जैसे अभी हमने बात की कि थीटा और 90 माइनस थीटा पर, जैसे ये कंडीशन है, ये आपने थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट किया और एक आप 90 माइनस थीटा एंगल पे प्रोजेक्ट कर रहे हैं, ये एंगल तो थीटा है और ये ऊपर वाला 90 माइनस थीटा है। नो डाउट दोनों में क्या रेंज समान ही होगी क्या, आर थीटा और 90 माइनस थीटा पे रेंज समान रहती है, लेकिन इनमें ऊंचाइयां अलग अलग आएगी। ये ऊंचाई h1 है, ये ऊंचाई h2 है, तो इन तीनों में संबंध बनता है रेंज इज इक्वल्स टू 2 टाइम अंडर रूट h1 एंड h2। जैसे मान लीजिए मैं आपसे ये कहूं कि समान परास के लिए, समान परास पर दो ऊंचाइयां क्रमशः
दो ऊंचाइयां क्रमशः 16 मीटर व 4 मीटर है। समान प्रास के लिए रेंज सेम है, उन पे ऊंचाइयां एक में 4 मीटर आ रही है, एक में 16 मीटर आ रही है। तो बताओ रेंज कितनी, वो जो समान वाली रेंज है ना वो कितनी आएगी। तो आप ऐसा कीजिए, डायरेक्ट ये फॉर्मेट अप्लाई कर दीजिए। तो रेंज आर की वैल्यू ये बन गई क्या, 2 टाइम ऑफ अंडर रूट 16 इंटू 4। और 16 इंटू 4 डेटा को जब सोल्व करोगे तो ये बन जाएगा 4 गुणा 2। तो ओवरऑल वैल्यू कितनी मिल गई अपने को, 16 मीटर। ये 4 टाइम, 1 मिनट, ये 4 टाइम बाहर आएगा, ये 2 टाइम बाहर आएगा, और 2 डेटा ऑलरेडी है। तो 4 गुणा 4 16 मीटर की रेंज बनेगी। क्लियर है। आपको 3 तो सूत्र याद करने हैं, टाइम ऑफ फ्लाइट का, रेंज का और मैक्सिमम हाइट का। और ये 3-4 जो सूत्र हमने एडिशनल डेरिवेटिव बनाए हैं कि इन राशियों में संबंध क्या है, आपको ये याद करने हैं। ये अपने पास तिर्यक प्रक्षेप्य के केस थे। अब जैसे हम मान लीजिए ऑलरेडी किसी हाइट एच पे चढ़े हुए हैं, जैसे सपोज करना आप पहले से ही किसी हाइट एच पे हैं और वहां से कोई प्रक्षेप्य गिरा रहे हैं, तो उस केस में पथ कैसा बनेगा और जो इसकी क्षैतिज परास आएगी वो कैसे आएगी, उड्डयन काल कितना लगेगा। हम बात करते हैं एच ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेप्य, एच ऊंचाई से क्षैतिज प्रक्षेप्य। देखिए जैसे मान लीजिए मैं यहां पे ऑलरेडी एच हाइट पे हूं, ये एच हाइट है, यहां पे खड़ा हूं और अपने पास एक ऑब्जेक्ट है, इसको मैंने इस डायरेक्शन में यू वेग दिया। अब पिछली वाली गति की तरह ही आप यहां पे सेम टू सेम कंडीशंस ऑब्जर्व करेंगे। देखिए आपने जो इनिशियल वेलोसिटी दी है वो तो एक्स डायरेक्शन में दी है ना, यू एक्स दिशा में कोई त्वरण दिया क्या आपने कण को, नहीं दिया, इसलिए वो 0 है। वाई दिशा में दिया है क्या कुछ वेग, वाई डायमेंशन में, तो वाई डायमेंशन में कोई वेलोसिटी नहीं है, वाई डायमेंशन में 0 वेग है, लेकिन वाई दिशा में त्वरण तो है, जी एक्सेलरेशन बनेगा। पता आप नॉर्मल लाइफ में ऑब्जर्व करते हो, ये कुछ इस टाइप के पथ में आके गिरेगी, इस टाइप के पथ में आके यहां टकराएगी। देखिए एक सिंपल सा क्वेश्चन तो आपको यहां से पूछा जाता है कि जब ये टकराएगी तब इसकी चाल कितनी बनेगी और ये कितने डिग्री पे टकराती है। यहां आके जैसे इस धरातल से ये थीटा एंगल पे टकराएगी ना, ये वाली स्पीड तो ऑलवेज यू ही रहेगी, ठीक है, क्षैतिज वेग तो एक जैसा ही रहेगा। लेकिन जब कोई कण u बराबर 0 से h हाइट नीचे आता है तो ऊर्ध्वाधर वेग का मान ये बन जाएगा क्या, अंडर रूट ऑफ 2gh, ये वर्टिकल वेलोसिटी बन गई। अब अगर मैं यहां टकराते समय नेट चाल जानना चाहूं कि कुल कितनी चाल हो गई, तो देखना ये इतनी बन रही है क्या, u² प्लस 2gh, वही सेम एक्स डायमेंशन वाई डायमेंशन, तो ये तो हो गया आई कैप में वेग और ये हो गया माइनस जे कैप में वेग। अब इनका परिणामी कैसे निकालोगे, x² प्लस y² करके। अगर ये एंगल थीटा है तो यहां पे ये वाला एंगल भी थीटा बनेगा क्या। अगर इसकी दिशा निकालनी है कि ये कितने डिग्री के एंगल पे आके टकराया, तो देखना, देखे मैं इस दिशा से एंगल लेना चाह रहा हूं तो ये वैल्यू इतनी आ जाएगी क्या, अंडर रूट 2gh डिवाइडेड बाई यू, ये इतने डिग्री के कोण पे आके यहां पे हिट करेगा। नेक्स्ट देखिए इसी में हम बात करते हैं कि जब ये कण यहां से कुछ इस टाइप से आके गिर रहा है, जैसे ये यू वेग से यहां आके गिरेगा, तो इसका उड्डयन काल कितना, उड्डयन काल t कितना।
अब देखिए सेम वही कंडीशन समझना यहां पर भी कि जो उड्डयन काल बना हुआ है वो y दिशा की गति की वजह से बना हुआ है या x दिशा की गति की वजह से बना हुआ है। आपने h हाइट से यहां से y वेलोसिटी 0 दी और ये कण यहां h नीचाई पर पहुंच गया। अगर केवल y अक्ष की गति को ही ऑब्जर्व करो ना तो y अक्ष की गति के लिए अपने पास प्रारंभिक वेग है, ऊंचाई है और टाइम अपने को जानना है। तो इस जगह से आपको टाइम ऑफ फ्लाइट की वैल्यू मिलेगी 2h डिवाइडेड बाई जी। आप ऐसा कर लीजिए, गति का सेकंड समीकरण लगा लीजिए। तो सेकंड समीकरण s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वेयर, वहां से अपने को टाइम ऑफ फ्लाइट मिल जाएगा। ये यहां से जब यहां आके गिरेगी तो टाइम उतना लेगी। इसके बाद में अगर मैं बात करूं रेंज के लिए कि इस केस में परास कितनी आएगी, तो देखिए इधर जो गति हो रही है ये तो यू चाल से हो रही है ना, ये गति कितने समय तक हुई, इतने समय तक हुई। जब नीचे धरातल पे आके गिर जाएगी तो चलना बंद कर देगी। इस यू चाल से इसने इतने समय तक गति कर ली, एक्सेलरेशन है नहीं इस अक्ष में। तो देखिए सिंपल यही वैल्यू बन गई क्या, u इंटू कैपिटल टी। जब त्वरण नहीं होता तो आप दूरी सिंपल ऐसे फाइंड कर लीजिए ना, मेरे को ये दूरी चाहिए, ये दूरी r चाहिए, तो दूरी बराबर चाल गुना समय। ये r दूरी इस u चाल की वजह से तय हुई है, तो चाल तो हो गई u और समय नीचे आने में और आगे बढ़ने में दोनों में एक ही समय लेगी। तो ये डेटा इतना बन गया क्या, u अंडर रूट 2h डिवाइडेड बाई जी। ये अपने को रेंज मिल जाएगी, ये इस कण की रेंज हो गई। तो इस टाइप से ये प्रक्षेप्य गति कंप्लीट होती है। थैंक यू वेरी मच।